अलग अलग राज्यों में जिस तरह की बीजेपी की और उसके विरोधियों की परफॉर्मेंस है, अलग अलग सामाजिक समूहों में जिस तरह का वोटिंग पैटर्न रहा है, उन सबको देखते हुए अगर इस एक थीम अगर खोजना हो इस पूरे चुनाव की कि कौन जीता, तो मैं कहूंगा भाजपा विरोधी नैरेटिव जो है वो जीत गया और वो सब पर भारी पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर भारी पड़ा। प्रधानमंत्री की सरकार की जितनी योजनाएं थी जिसके जरिए उन्होंने एक लाभार्थी वर्ग बनाया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर भारी पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी मशीनरी है उस पर भारी पड़ा। जो पन्ना प्रमुख का एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी चला रही थी उस पर भारी पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के पूरे चुनाव प्रचार पर भारी पड़ा। और ये कोई नई बात नहीं है। जनसंघ के समय से 1951 में जनसंघ का गठन हुआ था, उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विमर्श है वो हमेशा जीतता रहा है। ये एक गंभीर कमजोरी है भारतीय जनता पार्टी की। तो भाजपा के खिलाफ जो इकोसिस्टम है वो जनसंघ के समय से आज तक उसी तरह से चलता है और वो अपनी बात को नीचे तक पहुंचाने में कामयाब होता है क्योंकि उसके पास एक पूरा इकोसिस्टम है। उसमें जो है शिक्षक भी आते हैं, उसमें पत्रकार भी आते हैं, उसमें राजनेता भी आते हैं, उसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आते हैं। और इस चुनाव में बताऊंगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका कितनी बड़ी रही। उसमें ज्यादातर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के लोग हैं जो भाजपा विरोधी है। अब देखिए, जनसंघ के समय से एक विमर्श चल रहा है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और वो जनसंघ ने नहीं कराया, वो कांग्रेस पार्टी ने कराया। कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर देश के दो टुकड़े करने को तैयार हो गई, मुसलमानों के लिए अलग देश देने को तैयार हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है। देश में आजादी के बाद से जितने सांप्रदायिक दंगे हुए हैं उसमें 90% से ज्यादा कांग्रेस शासित राज्यों में हुए हैं, कांग्रेस की सरकारों में हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के जमाने में बड़े बड़े दंगे हुए हैं, मेरठ, मलियाना, भागलपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़। उसके अलावा 1984 का नरसंहार कहता हूं, वो दंगा नहीं था, एक तरफा था। सिखों के गले में टायर बांधकर जला दिया गया जिंदा। फिर भी कांग्रेस पार्टी सेकुलर बनी रही। ये सिर्फ एक नैरेटिव के जरिए ही हो सका कि उसके बाद भी 1984 के बाद भी जो है कांग्रेस पार्टी सिखों की भाजपा से बड़ी हितैषी बनकर उभरी। अब इसकी कल्पना आप कर सकते हैं, जिस समाज के साथ ऐसा बर्बर अत्याचार हुआ हो वो कांग्रेस को वोट देने लगे। ये नैरेटिव की जीत है, ये सच्चाई की जीत नहीं है, ये झूठ पर खड़े किए गए नैरेटिव की जीत है। लेकिन भाजपा को सांप्रदायिक और कांग्रेस को सेकुलर बताया जाता है। ये कहा जाता रहा कि जब बीजेपी जो है सत्ता में आएगी तो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देगी। बीजेपी कई राज्यों में सत्ता में आई, तब कहा गया कि नहीं, केंद्र में सत्ता में आएंगे तब ऐसा करेंगे। केंद्र में भी सत्ता में आ गए, दो बार आ गए। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो कहा गया कि वो स्पष्ट बहुमत नहीं मिला ना, इसलिए तो स्पष्ट बहुमत भी मिल गया 2014 में। तो कहा गया कि नहीं, ये पहली टर्म है इसलिए ऐसा नहीं कर रहे, दूसरी टर्म में अगर आ गए तो आप समझिए कि बहुत बुरा होने वाला है। दूसरी टर्म में भी आ गए तो तीसरी टर्म से पहले एक नया नैरेटिव चलाया गया कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है और अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो उसके बाद कभी चुनाव नहीं होगा, देश में तानाशाही की स्थापना हो जाएगी और नरेंद्र मोदी लाइफ टाइम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। क्यों सरकार यहां पर इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को भी कंट्रोल करना चाहती है? आज हमारे देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल चल रहा है, देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल है, एक ओवरऑल आज देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल है, यही तो तानाशाही है। यहाँ पे मेरे को जेल में डाल दिया मनीष सिसोदिया। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, ये देश नहीं बचेगा, जनतंत्र नहीं बचेगा, तानाशाही आ जाएगी और देश को इसी तानाशाही से देखते हैं। इस तानाशाही से देश के ऊपर जो तानाशाही का नरेंद्र मोदी का नरेंद्र मोदी पर नरेंद्र मोदी को अभी नरेंद्र मोदी तो सभी मोदी का मुंह मोदी तो नरेंद्र मोदी के ही मोदी कह दी कोई सब मोदी ने एक बार नरेंद्र मोदी के नरेंद्र भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। तो उसमें आपको कांग्रेस पार्टी शिखर पर नजर आएगी। इमरजेंसी आपको याद ही होगी। उसके अलावा संविधान में जो पहला संशोधन हुआ वो जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ और वो संशोधन किस लिए हुआ था? अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए। The act amended the Indian Constitution even before the first elections were held in independent India. There were three fundamental changes made in the Constitution through its amendment. It gave ways to limit freedom of speech and expression, supported measures to abolish zamindari, and made it clear that the right to equality does not preclude passing laws
that gave particular consideration to society's most vulnerable groups. इसके बावजूद कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है, ये फासिस्ट पार्टी है, ये हिटलर शाही में यकीन करने वाली पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी 16 साल केंद्र में सत्ता में रही और अभी भी है। एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिसे आप कह सके कि लोकतंत्र विरोधी है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ही बिहार प्रेस बिल लेकर आई थी, पोस्टल बिल लेकर आई थी, और कांग्रेस पार्टी ने ही इमरजेंसी लगाई थी जब लोगों का मौलिक अधिकार छीन लिया गया था, बोलने की आजादी छीन ली गई थी, संविधान को कुचल दिया गया था। फिर भी कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षक है और भारतीय जनता पार्टी संविधान की विरोधी है। यह नैरेटिव आज भी चल रहा है और इसके मानने वालों की संख्या कम नहीं है और इसका प्रचार करने वालों की संख्या और ज्यादा है। आपको लगता है कि यह सरकार संविधान बचा पाएगी? देखिए, सरकार तो संविधान खत्म करने के लिए आई है। अब भी कोई शासक तानाशाह होने का क्या विचार है आपके संविधान बचाओ रैली को लेकर? बड़े उद्योगपति देश को लूटकर भाग रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं आज असुरक्षित महसूस हो रही है, तो इस देश का सबसे बड़ा ग्रंथ यानी कि संविधान को सुरक्षित रखना होगा। इसीलिए संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ है। अगर संविधान सुरक्षित नहीं होगा तो आप में और ये पत्रकार भी यहाँ सुरक्षित नहीं हो सकते। ये सरकार से ही संविधान को खतरा है। इस संविधान को यदि कोई बचाएगा, संविधान सुप्रीम है, संविधान जिंदाबाद, तो संविधान ये जनता बचाएगी। तय कर लिया कि संविधान के बजाय मनुस्मृति को लागू किया जाए। संविधान के और संविधान बचाने के जो दिन रात जब भी जहां भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर उनको मौका मिलता है ये नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं। संविधान खत्म करने के लिए आई है। ये संविधान नहीं बचा, संविधान को सुरक्षित रखना होगा और संविधान बचाने के भारतीय जनता पार्टी के पास वैसा इकोसिस्टम नहीं है, न तो उसने और न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने इंटेलेक्चुअल्स का ऐसा इकोसिस्टम बनाया जो इसकी काट कर सके। और कांग्रेस पार्टी को देश में ही नहीं, मतलब भाजपा के विरोधियों को सबको शामिल कर लेते, देश में ही नहीं देश के बाहर से भी समर्थन मिलता है। भाजपा को हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी कहा जाता है। जितना विदेशी मीडिया है वो हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बताता है। मुस्लिम परस्ती जो कांग्रेस पार्टी की है, मुस्लिम तुष्टीकरण, उस पर कभी सवाल नहीं उठाया जाता। तो मुस्लिम तुष्टीकरण ठीक है, लेकिन जिस देश में 78-80% हिंदू रहते हैं उसमें हिंदुओं की बात करना सांप्रदायिकता है। यह एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है और इसको मानने वाले सबसे ज्यादा हिंदू ही है। इस चुनाव में एक नैरेटिव चला गया, झूठा, बिल्कुल सरासर झूठ, कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी टर्म मिली या भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो नारा लगा रही है वो इसलिए कि वो संविधान खत्म कर देगी, वो आरक्षण को खत्म कर देगी। और उसका असर आप देखिए इस तरह का हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उसके वोटर पूछने लगे कि क्या ऐसा होगा कि हमारी सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। भाजपा इसका कोई जवाब, इसकी कोई काट नहीं खोज पाई। अब आप कहेंगे वो संगठन कहां गया, उस संगठन की ताकत कहां गई? दो चीजें हुई इस बीच में, 2019 से 2024 के बीच में। एक पहली चीज यह हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो अब अपराजेय हो गई है। कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी हमारे खिलाफ नाराजगी हो, लोग कितना भी असंतुष्ट हो, वोट हम ही को देंगे। मोदी है तो मुमकिन है, इसको मान लिया गया, मोदी है तो वोट है। और भाजपा का जो पूरा संगठन है उसने कहा काम करने की जरूरत ही नहीं है, सारा काम तो मोदी जी कर ही रहे हैं और वो अपील करेंगे और वोट मिल जाएगा। तो जो उम्मीदवार थे, जो सांसद और विधायक, उन्होंने कहा हमको काम करने की क्या जरूरत है। ऐसे ऐसे एमपी और एमएलए आपको मिल जाएंगे भाजपा के जो अपने वोटर्स को झिड़कते हैं, कहते हैं कि वोट हमको दिया था कि हमसे काम के लिए आए हो, मोदी को वोट दिया था, मोदी से बात करो। तो इस तरह का व्यवहार जब आपके सांसद करेंगे, विधायक करेंगे, तो लोग उनको वोट क्यों देंगे? एक तो ये भावना जो है पूरे संगठन में आ गई कि हमको काम करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये हुई कि कोरोना के दौरान जो परिवर्तन हुआ, जो वर्क फ्रॉम होम और पढ़ाई जो है मोबाइल से होने लगी, तो हर गरीब के घर में भी मोबाइल फोन पहुंच गया। उसने सोशल मीडिया का जो नैरेटिव है वो घर घर पहुंचा दिया, वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, सबके यहां पहुंचा दिया। और जो काम बीजेपी ने 2014 और 2019 में किया था वो काम कांग्रेस पार्टी ने 2024 में किया। सारा ध्यान सोशल मीडिया पर दिया, सोशल मीडिया के जरिए अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश की और इस बात को नीचे तक पहुंचा दिया कि अगर बीजेपी फिर से आ गई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। फिर कह रहा हूं कि बीजेपी इसके जवाब में इसकी कोई काट जो है पेश नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री ने जो कोशिश की इसको जोड़ने की मुस्लिम आरक्षण से, वो चला नहीं। लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उनके मन में यह डर बैठ गया और विपक्ष इस हथियार का इस्तेमाल सफलतापूर्वक 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव में कर चुका था।
उसको मालूम था कि अगर ये नैरेटिव हमने नीचे तक पहुंचा दिया तो सफलता तय है। अब आप रिजल्ट पूरे देश का देखिए तो आपको एक साथ जो है नतीजा नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि हर प्रदेश में उसी तरह का ट्रेंड है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग ट्रेंड है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देख लीजिए और बगल में उत्तर प्रदेश देख लीजिए। फर्क क्या है? फर्क संगठन की नीचे तक पहुंच और संगठन के लोगों का सजग होना और इस नैरेटिव को काटने की कोशिश करना। जहां यह कोशिश हुई वहां यह नैरेटिव नहीं चला। जहां संगठन जो है बेफिक्र रहा, जहां संगठन जो है उसने अपनी अक्षमता दिखाई, आपसी मतभेद, आपसी लड़ाई दिखाई और कोर में खास का काम किया, जो सांसद हैं उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी। भाजपा ने जो सर्वे किया, अपना सर्वे कराया, पार्टी का सर्वे, जो उसकी खबर आ रही है, जो उम्मीदवार खड़े किए उनमें से 35 के बारे में यह फीडबैक आया कि हार जाएंगे। इनके खिलाफ बहुत नाराजगी है। And if you go to the UP, there is a serious anti-incumbency on the ground. And let me also tell you that the rumor, whatever the rumor was, that Mr. Yogi will be removed if the Modi comes back with the thumping majority at the center. That is also is working against the party. Because if you from Ghaziabad to the Ghazipur you go, you will see that same murmur. क्या योगी जी को हटा देंगे? क्या योगी जी को हटा देंगे? And today Yogi is not a lamppost. Yogi is a leader himself, and he's a very very serious leader there. And he's one of the Hindu icons today in the country. So if a murmur like this, a speculation like this becomes big, then certainly there is a problem. And that's why I'm saying. You're saying the Prime Minister is occupying media space because he's worried or desperate at the moment. और उन 35 का टिकट बरकरार रखा, उनका टिकट काटा नहीं गया, बदला नहीं गया। यह कहा जा रहा था कि या तो टिकट काट दीजिए या बदल दीजिए इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। कुछ नहीं किया गया। यह हाल था संगठन का। और मैं ये उत्तर प्रदेश के टिकटों की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में सांसदों की एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज्यादा थी और बीजेपी ने सबसे कम टिकट उत्तर प्रदेश में काटे अपने सिटिंग एमपीज के। उत्तर प्रदेश को निकाल दें तो बाकी देश में लगभग 45 से 50% सांसदों के टिकट काट दिए गए। उत्तर प्रदेश में 20% भी नहीं काटे गए। इससे आप अंदाजा लगाइए कि विपक्ष का जो नैरेटिव था उसके सफल होने की जमीन भारतीय जनता पार्टी ने ही तैयार की। तो दो कमियां, एक संगठन की नाकामी, निष्क्रियता, अक्षमता, दूसरी उस तंत्र का अभाव जो नैरेटिव गढ़ता है और अपने विरोधी नैरेटिव को काटता है। ये दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और पिछले 10 साल में वो इसे डेवलप करने में सफल नहीं हुई है। तो उसका नतीजा है कि आप 303 से घटकर 240 पर आ गए और आखिरी समय में बताते हैं कि चौथे फेज के बाद या चौथे फेज में संघ को लगा कि चीजें हाथ से निकल रही हैं, तो संघ के लोगों ने प्रयास करना शुरू किया, वो जमीन पर उतरे। तो ये जो बचत हो गई है वो उसकी वजह से हो गई है। और उसमें आप देखिए, मतलब आप कल्पना कीजिए किस तरह की सोच बीजेपी के नेताओं की हो गई। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बीच चुनाव में इंटरव्यू दे रहा है और कह रहा है कि हमें अब संघ की जरूरत नहीं है, हम बहुत सक्षम हो गए हैं। हम जब कमजोर हुआ करते थे तब संघ की जरूरत पड़ती थी, आज हमें संघ की जरूरत नहीं है। यह बात आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी नहीं सुनी होगी कि हमें संघ की जरूरत नहीं है। लेकिन जगत प्रकाश नड्डा ने यह बात बोली, क्यों बोली, किसके कहने पर बोली, किसकी सहमति लेकर बोली, किससे सलाह करके बोला, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन उसका जो नुकसान होना था वो हो गया। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम बीच चुनाव में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष करे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संगठन की हालत क्या है। अब आप देखिए कि इतना बड़ा वोट शिफ्ट हो रहा है, इसकी जानकारी न सरकारी तंत्र को लगी और न संगठन को लगी। ये आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना बड़ा तंत्र आपके पास हो, इतना बड़ा संगठन आपके पास हो जो जमीन पर काम करता हो और आपको हवा तक न लगे कि इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आपको इन चीजों की परवाह ही नहीं थी, इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं समझी। तो ये चुनाव जो है वो विपक्ष की कोई कामयाबी के रूप में अगर आप देखेंगे इस चुनाव के नतीजे को तो गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ये भाजपा के संगठन की कमजोरी, अक्षमता, उसके सांसदों का अहंकार और उसके संगठन के बहुत से नेताओं का भी अहंकार और उसके मंत्रियों की अक्षमता, लोगों से संपर्क न होना, लोगों की परेशानी से कोई वास्ता न होना, यह भी कारण बने। लेकिन सबसे बड़ा कारण बना इस विमर्श का नीचे तक पहुंचना और इसको रोक पाने में असफलता। तो एक झूठी बात, एक झूठे नैरेटिव ने पार्टी की सीटें घटा दी, उत्तर प्रदेश में आधी हो गई, क्योंकि विपक्ष का एक झूठ चल गया और भारतीय जनता पार्टी का सच नहीं चल पाया कि हम संविधान में कोई परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं, हम आरक्षण बिल्कुल खत्म करने नहीं जा रहे हैं,
अब आप जरा उत्तर प्रदेश की ही स्थिति देख लीजिए। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का जो आदेश था, मायावती सरकार का जो फैसला था, उसको पलट दिया। 12,000 लोगों को डिमोट कर दिया गया। लेकिन उस अखिलेश यादव पर लोगों ने भरोसा किया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, बीजेपी आएगी तो, समाजवादी पार्टी आएगी तो नहीं खत्म होगा। इस नैरेटिव की ताकत को इस उदाहरण से समझिए कि जिसने किया ये उस पर भरोसा है, जिसने नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड्स जो है उसको संवैधानिक दर्जा दिया, और 14 में, 19 में और अब 24 में भी वो संसद में जब उन्होंने प्रवेश किया है तो संविधान को माथे पर लगाया और कहा यही हमारा धर्म ग्रंथ है। तो उन पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। इस मुद्दे पर क्यों भरोसा नहीं किया, इसकी खोजबीन करने की बीजेपी को जरूरत है। क्यों जिसने संविधान के खिलाफ काम किया, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, उस पर भरोसा किया। यह बात बड़ी विचित्र सी लगती है सुनने में कि जिसने आरक्षण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक सहित कई राज्यों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दिया, उस पर भरोसा है कि वो आरक्षण खत्म नहीं होने देगी। लेकिन भाजपा पर भरोसा नहीं है, जबकि उसने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया। तो समझना पड़ेगा कि वो क्यों जब भी भाजपा विरोधी विमर्श आता है तो उससे हार जाती है। इस चुनाव का विश्लेषण अगर इसके संदर्भ में होगा तभी सही नतीजे पर पहुंचेंगे और तभी इसके सुधार के लिए कदम उठा पाएंगे। ये जो नैरेटिव की ताकत है, इसको बनाने और विरोधी नैरेटिव को काटने की ताकत जब तक बीजेपी हासिल नहीं करती तब तक उसके साथ इस तरह के झटके उसको लगते रहेंगे। जो घाट था कितना खूबसूरत घाट बन गया। वहां मैं एक चाय वाले से बात कर रहा था, आप जान के हैरान हो गई होंगी जब मैंने उस चाय वाले से पूछा कि ये जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है इससे तुम्हें कितना फायदा, तो उसने बताया कि घाट पर इतने लोग आते हैं, देर रात तक लोग आते हैं, जिसके कारण उसकी आमदनी दोगुनी हो गई है। उसने कहा मैं चाय बेचता हूँ और मुझे जो है रोज जो है 700-800 से लेकर 1000 रुपए तक रोज कमा के जाता हूँ। तो वो फाइनेंशियली उसको उस डेवलपमेंट का फायदा हुआ है। लेकिन अंत में उसने मुझे क्या बोला, अंत में उसने बोला कि बाबूजी अगर इस बार मोदी जी जीत गए तो फिर देश में तो आखिरी चुनाव है। मैंने कहा ये तुमको किसने कहा? उसने बोला नहीं, सब लोग ये बता रहे हैं कि इस बार अगर मोदी जी जीत जाएंगे तो अगला चुनाव नहीं होगा। सोचिए काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी के सांसद के तौर पर जो योजनाएं हैं उसका फायदा उठाने वाला व्यक्ति भी उसके दिमाग में ये बात थी कि मोदी अगर जीत गए तो ये आखिरी चुनाव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खान मार्केट गैंग ने जो नैरेटिव सेट किया उसको वो दूर तक, गांव तक, देहात तक, एक आम मामूली आदमी के दिमाग तक उसको इंजेक्ट करने में कामयाब रहा। इसलिए मैं